कई दफा होता है कि किसी विषय पर न्यायालय का निर्णय आ जाए तो समाधान हो जाता है, यानी न्यायालय से समाधान आ जाता है। और कई बार, रेयर केसेस में ही लेकिन होता है, कई बार ऐसा भी कि न्यायालय के निर्णय के बाद स्थितियां और ज़्यादा उलझ जाती हैं, और ज़्यादा विकट हो जाती हैं, और ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त वही हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर अदालत का जो फैसला आया, उच्च न्यायालय के डबल बेंच का, उसके बाद से स्थितियां और ज्यादा विस्फोटक हो गई। सरकार के सामने धर्म संकट और ज्यादा घनीभूत हो गया। जिनको नौकरी पाना है इस हाईकोर्ट के निर्णय के अनुपालन में, वो भी सड़क पर हैं, और जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन इस निर्णय के अनुपालन में संभावना है कि जिनकी नौकरी जा सकती है, वो भी सड़क पर हैं। इधर भी धरना, उधर भी धरना, इधर भी प्रदर्शन, उधर भी प्रदर्शन, और सबके बीच में सरकार फंसी। दो प्रश्नों का उत्तर सरकार को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देना ही होगा। एक प्रश्न ये कि 69,000 भर्ती मामले में आरक्षण को की अनुपालना ठीक से नहीं हुई, आरक्षण की व्यवस्था को नियमों के अनुरूप नहीं लागू किया गया। हाईकोर्ट के इस निर्णय को सरकार ने स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने कहा 3 महीने के भीतर नई मेरिट बनाइए और उसके अनुरूप फिर काम होना चाहिए, ज्वाइनिंग हो। सरकार ने 3 महीने वाली बात पकड़ ली कि ठीक है, अभी तो 3 महीना। कल भी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से पूछा गया तो उनका भाई 3 महीने हैं, हम जल्दबाजी में नहीं है, खड़ामा खड़ामा करेंगे। प्रश्न ये उठ रहा है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि आज भी आरक्षित वर्ग के तरफ से एक कैविएट सुप्रीम कोर्ट में लग गया। अभी पिटीशन नहीं आई लेकिन कैविएट लग गया है। अगर अनारक्षित वर्ग सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने या तो हाई कोर्ट के निर्णय में तब्दीली कर दी या स्टेटस को कर दिया, जब बोले जब तक हम ना सुन लें, तो क्या होगा? फिर पिछड़ों के साथ न्याय कैसे होगा? फिर राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए संकट और ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? अखिलेश यादव ने ठीक एक बात कही कि भाई 3 घंटे में कंप्यूटर से लिस्ट बन सकती है मेरिट की। नहीं, मैं उसमें एक बात और जोड़ता हूं, अब तो एआई भी आ गई। कह रहे हैं कि एआई बहुत सुपर फास्ट है, बुलेट ट्रेन की तरह चलती है, तो एआई लगा दो, उसका इस्तेमाल कर लो भैया, फिर लिस्ट बना लो। 3 घंटे नहीं, 6 घंटे में बन जाएगी। लिस्ट बन जाए तो कम से कम धुंध साफ हो। और आरक्षित वर्ग के युवा जो 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उनको अपनी तपस्या का प्रतिफल मिले। और दूसरा प्रश्न जो सरकार को जिसका उत्तर देना होगा, वो बहुत दिन तक टल नहीं सकता। सरकार उत्तर नहीं देगी, अभ्यर्थी जो है, जो चयनित है, वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। या तो सरकार उत्तर दे आज कल परसों में, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से उत्तर पाएंगे, ये राहत पाने जाएंगे कि जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी अगर नई व्यवस्था के तहत गई तो उस नौकरी को सुरक्षा देने का, संरक्षा देने का कौन सा फार्मूला है सरकार के पास, और कौन सा फार्मूला वो लागू करने जा रही है। इसीलिए जो चयनित हैं वो भी धरने पर हैं, जो काम कर रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में। और इतने से बात नहीं बनेगी कि सबका साथ
होगा, सबका विकास होगा, कोई सबको न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इस तरह से बात मुझे नहीं लगता कि अब बनेगी। अब स्थिति इस तरह के वाचिक सांत्वनाओं से आगे निकल गई। दो बातें, सरकार को जल्द से जल्द लिस्ट बनानी चाहिए आरक्षित वर्ग के मेरिट के निर्णय के लिए जो आया उसके हिसाब से, और दूसरा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी कैसे आप सुरक्षित रखेंगे सामान्य वर्ग के अध्यापकों की, ये भी आपको उसी के साथ बताना चाहिए। आप टालेंगे तो राहत नहीं, बवाल और बढ़ जाएगा, तनाव और बढ़ जाएगा, संकट और घनीभूत हो जाएगा। इधर के लोग भी उत्तेजित होंगे, उस पार वाले भी उत्तेजित होंगे, और प्रदेश भर में एक उत्तेजना का वातावरण, माहौल पैदा हो जाएगा। हमारे साथियों ने इसी संवेदनशील, इसीलिए इसको संवेदनशील विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की है। जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार के पास इस उलझन से निकलने के लिए कौन सा जादुई फॉर्मूला है या नहीं है, और है तो कौन सा है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। उनहत्तर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का घमासान अब उस बिसात पर आ खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण घोटाले के आगोश में अदालत के आदेश को जल्द से जल्द अमल में लाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो इस फैसले की चपेट में आकर नौकरी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये पोस्टर और ये नारेबाजी 69,000 शिक्षक भर्ती के ये वो अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाशिए पर आ खड़े हुए हैं। आरक्षण घोटाले के आरोप में ऐसे तमाम पोस्टर इस प्रदर्शन में दिखाई दिए, जिनमें आंकड़ों के जरिए आरक्षण का अंकगणित लिखा है। सामान्य वर्ग के इन अभ्यर्थियों की एक दलील है कि जब सामान्य को 20,310 सीट मिली है तो 19,000 का घोटाला कैसे? हर जगह रूमर ये फैलाया जा रहा है मात्र इनको 3% आरक्षण मिला, यही तो आप जानते हैं, और 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। अब 3% में ये लोग 32,000 लगे हैं, तो 27% पूरा करने में 1 लाख से ऊपर चला जाएगा केवल ओबीसी, उतनी तो भर्ती भी नहीं है। विकल्प के तौर सबसे पहला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी न्याय की उम्मीद है, वहाँ से जो भी होगा वैसा करेंगे। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी संभावना को देखते हुए ओबीसी अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी। इन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके पालन में हमारी लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दी जाए, जो संशोधित लिस्ट है। हमारे लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाए कि कब हमारी नियुक्ति होगी, कब हमारा काउंसलिंग होगा, कब हम लोग यहाँ 4 साल से 5 साल से दर सड़कों पे भटक रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, माननीय मोदी जी से भी निवेदन है, और जो पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, अनुप्रिया पटेल, सबसे निवेदन है कि हम लोगों के लिए काम करें। हम लोग के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, ये हम लोग बहुत लंबा समय संघर्ष किए, बहुत लंबा लड़ाई लड़े। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस भर्ती से जुड़ी 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 वाली चयन सूचियां भी रद्द कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच 6800 वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति की मांग को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा एक धड़ा नई शिक्षक भर्ती वालों का भी है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी जोरों पर है। सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला भी खूब चल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि कंप्यूटर के इस युग में 3 घंटे में नई लिस्ट बन सकती है, तो 3 महीनों का समय क्यों? वहीं सरकार कह रही है कि हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने,
हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। सरकार ने, विभाग ने इस विषय की समीक्षा की है और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग इसमें हैं किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और किसी युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बहरहाल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 9,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियमों के तहत 3 महीने में नई लिस्ट बनाकर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। लेकिन सभी पक्ष के अभ्यर्थी अब सड़क पर उतर आए हैं। एक तरफ नौकरी पाने की लड़ाई है तो दूसरी ओर नौकरी बचाने की जद्दोजहद। ऐसे में सवाल यही है कि अब तो बढ़ रहा घमासान आखिर कैसे होगा समाधान। 2 दिन टालिए, 4 दिन टालिए, 10 दिन टालिए, लेकिन एक बात तय है कि बुनियादी सवालों से सरकार को जूझना ही होगा, निपटना ही होगा। वो सवाल नहीं टाले जा सकते, समय लिया जा सकता है। और एक बार अगर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के आंगन में पहुंच गया तो फिर समझ लीजिए, फिर तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ऋचा राजपूत का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिषेक जी का स्वागत है। सुशील कश्यप जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी एससी मोर्चा 69,000 शिक्षक भर्ती में। और शिवेंद्र प्रताप जी हैं, अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक उसमें चयनित है शिवेंद्र जी। सुशील जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर शिवेंद्र जी के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। अभी स्थिति क्या दिख रही है आपको? ऊंट किस खड़ा है, बैठा है, और खड़ा है तो किस, बैठा है तो किस करवट है, खड़ा है तो कब तक बैठेगा? सर सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। सर आपको बता दें कि जो माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ से लेकर के डिवीजन बेंच तक जो आदेश आया है उसमें सीधा साधा एक सिंपल सा आदेश है कि इसको 3 महीने के अंदर लिस्ट को नई प्रिपेयर करिए, आरक्षण नियमावली और बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली का ध्यान में रखते थे। लेकिन जब विभागीय अधिकारियों या संबंधित लोगों से मुलाकात की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि हमको जो है कि अभी पर्याप्त समय और चाहिए, इतने समय में हम जो है सूची नहीं बना सकते। लेकिन सर आपके चैनल के माध्यम से ये बता दें कि जब सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, इस इंटरनेट के युग में 3 महीने की पेंडेंसी क्यों? लगातार हम लोग 69,000 की जो मूल चयन सूची है उसको मांग रहे हैं, उसी से विवाद का जन्म हुआ है। आज तक ये देख क्यों नहीं रहे हैं? उस मूल चयन सूची को अगर मेरिट के घटते क्रम में अगर ये जारी कर देते तो शायद ये जो विवाद आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है ये शायद ना लिया होता। सभी अभ्यर्थी को ये पता चल गया होता है कि उसका चयन क्यों नहीं हुआ। लेकिन लिस्ट के ना आने की वजह से आज आपसी भाईचारा, आपसी संबंधों में जनरल का अलग ग्रुप बैठा हुआ है सीआरटी पर, ओबीसी एससी का अलग ग्रुप बैठा के माहौल में है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सरकार से आपके चैनल के माध्यम से इतना निवेदन करेंगे कि आप जिन 69,000 अभ्यर्थियों का चयन किया है उनकी मेरिट लिस्ट घटते क्रम में जारी कर दीजिए ताकि किसी का कोई गिरीवांश ना बन सके, ना वो अदालत की शरण जा सके। नहीं जारी कर रहे हो इसीलिए बच्चे परेशान हैं और अदालत की शरण में कोई सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले दिन से तकरीबन 19,000 सीटों का स्कैम को लेकर के हमारा मुकदमा कोर्ट में पेंडेंसी रही, चलता रहा। एकल पीठ ने मुहर लगाई, डिवीजन बेंच ने मुहर लगाई, संवैधानिक संस्थाओं ने मुहर लगाई। अब तो शर्म करो और पूरी लिस्ट को सार्वजनिक करो। ठीक है सुशील, रुकना होगा। शिवेंद्र जी, 3 अलग अलग समूह धरने पर हैं इसी 69,000 के मसले में, कैसे समाधान निकलेगा और क्या समाधान निकलेगा? आज हमने देखा कि एक कैविएट सुप्रीम कोर्ट में लगी है आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि के जरिए कि भाई अगर कोई
अनरिजर्व वर्ग से कोई पिटीशन आती है तो उसको एक्स पार्टी ना कुछ राहत दी जाए, हमको सुना जाए। मामला इसका मतलब है कि देरी पहुंच गया, अब तो बस कुंडी खटखटानी है। शिवेन जी, आपके माध्यम से इकलौती आवाज है जो चयनितों के दोनों पक्षों की बात करती है। अन्यथा आज जो साथी वहां पर बैठे हैं वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जब हाईकोर्ट डबल बेंच का निर्णय आया था तो सभी पक्षों को इंतजार करना चाहिए था सरकार द्वारा समाधान देने का। हम लोगों को मजबूरन वहां जाना पड़ा कि ऐसा ना हो एक पक्ष के दबाव में सरकार जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले ले। हम लोग अपना भी प्रभावितों की संख्या सरकार के सामने स्पष्ट करना चाहते थे कि हम इतने लोग प्रभावित हैं। इसके बाद सुशील भाई ने कहा कि सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक एक ही आदेश आया था। सर आपको मैं बताना चाहूंगा अगर सिंगल बेंच का वही आदेश होता तो डबल सिंगल बेंच का अलग आदेश था। सिंगल बेंच के उनको गलत जानकारी होगी, सिंगल बेंच के आदेश को ही पलटा डबल बेंच ने। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, एक भ्रम और फैलाया जा रहा है कि वहां सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बैठे हैं। सर ये सरासर झूठ है, वहां सभी वर्गों के अभ्यर्थी बैठे थे, क्योंकि चयन सूची में कोई भी बदलाव होता है तो चयन सूची से सरकार ये आकर के बताए कि सही है गलत है, क्योंकि पिछले सब लोग बताते रहे कि सही है। हमें इससे मतलब नहीं सर, चयन सूची हमने नहीं बनाई है। हम बस ये कह रहे हैं सरकार हमें एक कार्य योजना बता दे किस माध्यम से वो चयनितों को सुरक्षित करेगी, और उसके बाद में सरकार और जो साथी जो है लड़ाई लड़ करके आए हैं वो आपस में तय करें कि उनको किस प्रकार से न्याय मिलेगा। हमारी सरकार से बस एक मांग है कि चयनितों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दे कि इस माध्यम से आपकी नौकरी जो है सुरक्षित होगी। जी अभिषेक वाजपेयी जी, ये भी धरने पर वो भी धरने पर, और दोनों हमारी ही संतान, इसी प्रदेश की संतान, इसी देश की संतान, और अभी दूर दूर तक नहीं सवेरा है कहीं। अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि रास्ता कोई समाधान की ओर जा रहा हो। अभी जो हमें समझ में आ रहा है वो इतना आ रहा है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में हो सकता मंगल बुध सोमवार मंगल में ये सुप्रीम कोर्ट में जाके खूंटी पे टंग जाएगा मामला। वाजपेयी जी। धन्यवाद अमिताभ जी। और जो आपने बात कही बिल्कुल सत्य बात है, और अगर आप इसको देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही मंशा नहीं थी। आपने देखा कि कहीं ना कहीं जब वो आज जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा कि हम सब लोग इतना हाईटेक हो चुके हैं सारी चीजों को लेकर के, एक एक चीज की जानकारी हम लोग के पास रहती है, तो उस कंप्यूटर के युग में हम क्यों नहीं जल्दबाजी कर लेते हैं, क्यों नहीं 4 घंटे 3 घंटे में चीजें फाइनल हो जाती है। आप 3 घंटे मत लीजिए, 3 दिन ले लीजिए, 4 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, लेकिन 3 महीने का इंतजार क्यों। दूसरी बड़ी चीज अमिताभ जी, अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपको भी जानकारी है कि अब जो बैंकें हैं वो बैंक जो शिक्षक अभ्यर्थियों को लोन दिया था उनसे रिकवरी के तरीके ढूंढ रही कि अगर वो उनके पक्ष में नहीं जाएगा तो या उनके पक्ष में जाएगा तो किस तरीके से लोन की रिकवरी हम कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना हो जाएगी, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक पक्ष के हाथ में आएगा तो दूसरा पक्ष खाली रहेगा, दूसरे पक्ष के आएगा तो पहला पक्ष खाली रहेगा। लोन की रिकवरी वो देंगे कहां से, लोन को भरपाई करेंगे कहां से, ये सबसे बड़ी बात भी इसमें एक सम्मिलित हो जाएगी आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो। तीसरी बात, सबसे बड़ी चीज की अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ होती तो भारतीय जनता पार्टी 2019 से लेकर के अब तक भी इतना टाइम कहीं ना लगाती और कहीं ना कहीं इसके बीच का रास्ता निकाल करके उस पर काम किया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बोलती है कि हम लोगों की सहूलियत के लिए देखते हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के कभी भी आपने देखा कि हमेशा पेपर लीक होते रहे, और जिनके चीजों को हुआ भी तो कहीं ना कहीं सबके हाथ खाली रहे। आंकड़ों की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं कर सकता कि हमने भर्ती निकाली भी लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में दोनों भाइयों को लोन की रिकवरी से लेकर के हर एक चीज पे जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आखिर उसका भुगतान हम करेंगे कैसे, सरकार को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ही दिशा निर्देश से बैंक से लोन दिए जाते हैं और उसके बाद उसकी लोन की रिकवरी भी भरपाई करनी है। ठीक बात अभिषेक भाई। ऋचा जी के पास आऊंगा। ऋचा जी, कई बार हमको लगता है कि बवाल जितना टले उतना टालो, बोले नहीं निपटा लो, बोले ना छोड़ो अब आज मूड ठीक नहीं, अब फिर देखेंगे क्या। हमको लगता है कोई देवी शक्ति आएगी, कोई करिश्माई फार्मूला आएगा और सब अपने आप सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा व्यावहारिक जीवन में तो होता नहीं। हमको जूझना ही होगा, आज जूझो, कल जूझो, परसों जूझो क्या,
और उसके राजनीतिक नफा नुकसान से हम बच भी नहीं सकते, ये भी तय है। नहीं, विपक्ष को समस्या कोई नहीं, वो 3 घंटे का ट्वीट भी कर सकते, 3 मिनट का भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको तो चिंतन करना होगा, इधर वाला भी इसी उत्तर प्रदेश का वोटर है, उधर वाला भी उसी उत्तर प्रदेश का वोटर है। मैं कल मंत्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत टाइम है, इत्मीनान से करेंगे, ठंडे ठंडे टाइप का एक उनका एटीट्यूड था। ठंडे ठंडे क्यों करेंगे? ये हजारों बच्चे सड़क पर हैं, अखिलेश जी के 3 घंटा छोड़ो, 3 दिन में तो हो सकता है नहीं। जब सब ऑनलाइन है और एआई भी आ गई, सबकी मौसी, क्या अब तो एआई भी आ गई। पता है, हमको बताया गया था कि ऐसा वो बना सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं उसको, एआई लगा के, कि उसने 7 करोड़ अवैध मोबाइल कनेक्शन एक झटके में डिस्कनेक्ट कर दिए। तो जब इतना कारीगर वो आ गया है मामला, तो यह तो 69,000 है, वही मशीन लगाओ, बटन दबाओ और जय श्री राम हो। ऋचा जी, नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में शामिल करने के लिए, और मैं आपके चैनल को विशेष रूप से एक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हमेशा देखती रहती थी इस मुद्दे पे, आपने हमेशा, जब ये इतना ज्यादा मीडिया में भी नहीं दिखाया जा रहा था, आपके चैनल पे हमेशा इस विषय को उठाया गया था। और जो दोनों ही मेरे पक्ष के भाई बैठे हैं, उनके लिए भी मैं यही एक सहानुभूति देती हूँ कि जो भी फैसला आता है माननीय न्यायालय द्वारा, वो दोनों ही आप लोगों के लिए न्याय संगत हो। एकदम आपकी बात से, सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अमिताभ जी, मैंने इस डिबेट को बहुत सुना है, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके बातें चलती हैं, बट एक लाइन है ना कि जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था की इस समय की स्थिति है, उसका कौन जिम्मेदार है, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज जिन शिक्षकों की लड़ाई चल रही है, मैं उस बहस में बाद में आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा समय लेके एक बात रखना चाहती हूँ कि जिस बहस में हम आज पड़े हैं, इसमें वो भी है जो शिक्षा मित्र हैं। एक समय पे जब अखिलेश जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो शिक्षा सहायक कहलाए जाते थे, जिनका वेतन 3,000 रुपए होता था और अर्हता 12वीं पास होती थी, उनको उन्होंने विशेष वोट बैंक के रूप में देखकर, या फिर ये कहिए कि विशेष पिछड़े जाति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको सीधे शिक्षक सहायक बना दिया और उन लोगों के बराबर लाके खड़ा कर दिया जिन्होंने बीएड क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, और तब उनकी सैलरी 30,000 रुपए थी। 8 साल पहले जब धरना दिया गया था कन्नौज में, एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की थी, और बहुत ही असंवेदनशील बयान अखिलेश जी का मैंने आज सुबह ही देखा है। वो भी लगातार सहायक शिक्षक इन्हीं 69,000 भर्तियों में संघर्ष कर रहे हैं। वो 12वीं पास कौन थे, विशेष जाति के थे, विशेष धर्म के थे, कौन थे, हमें कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, उतना पिछड़ा हम नहीं जाना चाहते। एक और छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। यूपीपीएससी के आयोग के एक चेयरमैन रहे थे अनिल यादव जी, जो इंटर में फेल हो चुके थे, हाई स्कूल को उन्होंने 2 बार में करके निकाल पाए थे, कोई भी उनकी अर्हता नहीं थी जिसमें वो यूपीपीएससी आयोग जैसे बड़े पद के चेयरमैन के तौर पे हो। उनके समय पे बहुत सारे लोगों के सीवी आए, लेकिन उनको चयनित क्यों किया गया? क्योंकि उनको चयनित एक तो इसलिए किया गया क्योंकि उनके नाम के आगे यादव था। बहुत से ऐसी बातें पता है, और इन पर हम बहुत बार विस्तार से चर्चा कर चुके, कई घंटे कर चुके अनिल यादव पर, ठीक है ना। अनिल यादव, अखिलेश यादव का नाम भूल सकते, मेरा नहीं भूल सकते कभी। जी, मैं उसी पे आ रही हूँ क्योंकि आपको उस बारे में सारी चीजें पता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का दुर्भाग्य है कि उस समय पे जो चयन करके नौकरशाही आई, वो सपा के समय में भी वही थी जो भाजपा को चलाई है। ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का भी, कि जो भी फैसला आता है माननीय न्यायालय द्वारा, इसमें जितने भी अधिकारी सम्मिलित है, जिन अधिकारियों ने ये काम किया, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है उसमें मंत्री जाके उस भर्ती को नहीं कराता है, पूरा एक पैनल बैठता है जिसमें सचिव होते हैं, उनके प्राइवेट जितने भी आईएएस होते हैं, उनकी पूरा एक लॉबी होती है। वो जिस तरीके से चीजों को चलाती है, मुझे लगता है जो शीर्ष पे नेता बैठा होता है या मंत्री बैठा होता है, वो चीजों को मान के चलता है, क्योंकि उसके पास एक विभाग में बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं। और जो भी इसमें दोषी पाया जाए अधिकारी के रूप में, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो सपा के समय से आया हो, चाहे किसी भी समय पे, उसको उसी तरीके से उसके ऊपर भी चाबुक चलनी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये बात मैं तब मानता, अभिषेक बाबू अभी रुको एक मिनट, मैं ये बात आपकी तब मानता जब आपने 7 साल 7.5 साल में कम से कम 100 अधिकारी नाप के खूंटी टांग दिए होते, बोले ये बसपाई है, सपाई है, इनको बर्खास्त। क्या आप भी तो उन्हीं को गुलाब जामुन खिला रहे हो, मैं नाम लूं?
फिर ये नहीं चलेगा। टीवी पर ये बताओ कि सब उन्हीं की मानसिकता है, ऐसा आप नहीं, अकेले नहीं, आपके बड़े बड़े नेता भी ऐसी बोरी बोरी बातें करते हैं क्या कि सपाई मानसिकता। अरे सपा वाले भर्ती कर गए, इनको बैठाल गए यहाँ, ये तो आप ही की मर्जी से बैठे हैं ना। मैंने जो आपको अनिल यादव जी का उदाहरण इसीलिए दिया था कि सच में ये लोग बैठा के गए हैं। और अरे भाई तो आप क्या कर रहे हो, आप लूडो खेल रहे हो, अंताक्षरी खेल रहे हैं सरकार में। आप जो समय सीमा की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, ये इतना जल्दी संभव नहीं होता है कि नहीं, मैं अभी समय सीमा की बात ही नहीं कर रहा रिचा ना, अभी मैंने समय सीमा, मैंने आपसे कहा, आपने एक बात कही कि अखिलेश यादव और बसपा के समय के अधिकारी हैं जो हमारे यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं उस पर पूछ रहा हूं, जब वो गड़बड़ी करने वाले पदों पर हैं तो आप अंताक्षरी में व्यस्त हैं, आपको समझ नहीं। जब आपको आरोप लगाने, इसका मतलब आपको समझ है, आपको मतलब भाजपा को, ठीक, तो उनको बर्खास्त करके घर क्यों नहीं भेज दिया? वो समय भी अमिताभ जी आएगा। अरे भाई आपका समय नहीं आया, ये बच्चे बर्बाद हो गए। ये 69,000 भर्ती जी, आप नहीं, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक, ये दोनों तरफ के बच्चे सड़क पर हैं और आप कह रहे हो कि समय आएगा, सबका समय आएगा है। ये तर्क ठीक नहीं, समय का विषय नहीं है। अभी मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार होती या बीएसपी की होती तो भारतीय जनता पार्टी इतना ही शांत रुख रखती कि नहीं सबका समय आएगा, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। क्या भारतीय जनता पार्टी धरना और प्रदर्शन में शामिल होती कि नहीं होती? इधर भी होती, उधर भी होती। आदेश कहती इधर जाओ, भूपेन्द्र चौधरी से कहती तुम इधर जाओ, स्वतंत्र देव से कहती तुम इधर करो धरना, नहीं। इसीलिए मैंने कहा यह तर्क नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से प्रभावित नौकरशाह आपकी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं तो उनको हटा के बाहर करिए। क्या हमने कमजोर सरकार चुनी थी? नहीं ना, बड़े बहुमत की सरकार दी है। इसलिए अब 7 साल बाद यह तर्क नहीं सुनूंगा ना कि हम क्या करें। अमिताभ जी, करना तो बहुत चाहते थे लेकिन सपा वाले नौकरशाह करने नहीं। कन्नौज में कलेक्टर आप तैनात कर रहे हो, अखिलेश यादव थोड़ी तैनात कर रहे हैं। शिक्षा सचिव कौन होगा ये भी आप ही तय कर रहे हो। छांटबीन के तैयार करो। खैर अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए, फिर मैं दोनों सुशील और शिवेंद्र जी के पास जाऊंगा। अमिताभ जी, आज भी विपक्ष को ही दोषी ठहरा रही है ऋचा को, क्योंकि ऋचा जी की पीड़ा नहीं है, पीड़ा हमारे दोनों भाइयों की है। जितने भी लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं उन सब की पीड़ा है और हम सब लोग देख रहे हैं। अब जब ऋचा जी ने इस बात को कही थी, बात जब होगी तो दूर तलक जाएगी, तो मुझे बात ध्यान आ गई कि पिछले सत्र में आपको याद होगा कि इनके शिक्षा मंत्री ने कैसे अपने भाई को झूठे सर्टिफिकेट के माध्यम से नौकरी दिलानी चाहिए थी। ऋचा जी को अच्छे से ध्यान है। और अगर कब तक आप ठीकरा फोड़ेंगी, आपके 2019 में किसकी सरकार थी, किसने भर्ती निकाली थी? अगर आप सिस्टम में है तो सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं ना। धर्मेंद्र यादव जी की बहू ऋचा अहलूवालिया के लिए अपनी पीसीएस का सेंटर बदल दूसरा टर्म आपका चल रहा है, जनता ने आपको वोट दिया। उसकी बात मत करिए, आप इसकी देखिए, वो आपकी बातें मैंने सारी मान ली, लेकिन अगर आपने स्वच्छ शिक्षा भर्ती की बात की तो गलत है। नकल को लेकर ये बयान दिया करते थे कि बच्चे किताब रख के नकल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी एक जाति वालों को, अपने यादवों को पूरे कॉलेज पूरे स्कूल अलॉट करे। बैठ के किताब आप लोग ने नकल कराई, शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी आपने शिक्षा, आपने इस पूरे ये 69,000 शिक्षक भर्तियों की ऐसी तैसी करके रख दी आपने। आंकड़े ऐसे उसमें सरकारी व्यवस्था की बात ना करिए। आप यहाँ एक जाति वालों का किस तरीके से 2016 लेखपाल भर्ती की बात कर लीजिए जो शिवपाल चाचा की लिस्ट में जाता था। आप बात कर रहे हो कि 3 घंटे में लिस्ट बन जानी चाहिए। प्रवक्ता अभिषेक जी जरा बताइए, आपके यहाँ तो 3 मिनट में लिस्ट बन जाती थी। चाचा की लिस्ट आ गई कि पापा की लिस्ट आ गई है? तो आप शिक्षा के बारे में बात मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये शिक्षक भर्ती के मुद्दों पे बहुत संवेदनशीलता के साथ बयान दिए हैं। जो माननीय न्यायालय जी का फैसला आया है, सरकार ने हमेशा उसका समर्थन किया है। कभी भी न्यायालय के फैसले पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है और आगे भी जो न्यायालय फैसला देगी सरकार उसके संग मजबूती से खड़ी रहेगी। ये सरकार वैसे भी पिछड़ों और दलितों की ही सरकार है।
हमारी आप तो पार्टी ऐसी है, हमारी ही पार्टी ऐसी है जो पिछड़े समाज के साथ न्याय कर सकती है और न्याय करेगी। आप बिल्कुल चिंता नहीं ठीक करिए। अभिषेक जी ये रोकूंगा, अभिषेक जी रोकूंगा, ऋचा जी रोकूंगा, ऋचा जी रोकूंगा, अभिषेक जी रोकूंगा, अभिषेक भाई रोकूंगा। मैं सुशील और शिवन जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी रुक जाओ। एक बात कहूंगा, उस पर ऋचा राजपूत सोच के रखेंगी। अगली बार जब उनके पास आऊंगा तो मैं पहले उस पर उत्तर लूंगा, बाकी बात बाद में करूंगा। आपने माना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डबल बेंच का ने जो कहा वो सच है, ठीक। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना। इसको गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी कह सकते हैं और भाजपा की सरकार भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक। हिंदी में उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा की सरकार, और अंग्रेजी में है। जब आपने माना कि गड़बड़ी हुई, लिस्ट चलो आप जब बनाओगे तब बनाओगे, जन्माष्टमी के पहले बनाओ, जन्माष्टमी के बाद बनाओ, आप जानो क्या बोले, ने पंजीरी जीरी खाक बनाएंगे प्रसाद पी के, चलो तब बना लेना। लेकिन इतना तो बता दो, जब आपने मान लिया कि हाँ गड़बड़ हुई, तो गड़बड़ अधिकारियों ने की, ये आप कह भी रहे हो। भाजपा के सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, अब कल्याण सिंह जी का बालक थोड़ी ना कर रहा गड़बड़ी, गड़बड़ी तो अधिकारी करते। चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया संदीप को। तो जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की उनकी लिस्ट लंबी तो है नहीं, ना चश्मा लगाना, ना ढूंढने जाना उनको कि भूसे में सुई ढूंढनी, बोलो कहां से ढूंढ लें। हमें अब ये ऑर्डर आए भी 4-5 दिन हो गए, हम प्रसन्न होते, संतुष्ट होते और इन लोगों को भी संतुष्ट करते, शिवेंद्र और सुशील कश्यप को। अगर हमको उत्तर प्रदेश की सरकार 10 अधिकारियों के नाम सार्वजनिक कर देती, कहती इनको हमने दंडित कर दिया, यही थे मक्कार जिन्होंने गलत आरक्षण किया, ये तो कर सकते थे। इसमें तो पुलिस नहीं पकड़ रही थी आप ना, इसमें इसका कोई लेना देना था कि सपा नकल कराई कि नहीं कराई, अपने कार्यकाल में छोड़ो। उनने जो कराया उसका परिणाम जनता ने उनको दे दिया। मेरा प्रश्न, वो अधिकारी कहां है? मैंने पहले दिन ये मांग उठाई थी, पहले दिन। अधिकारियों का भी बचाव करना चाहते हैं क्या आप? ये ठीक नहीं। सुशील कश्यप जी सर, कहा जा रहा है ये आरक्षण घोटाला है। मैं नारा सुन रहा था आप लोगों के, योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, केशव चचा ने माना है आरक्षण घोटाला है, ऐसे नारा मैं सुन रहा था, ठीक जी जी। तो जब सबने मान लिया घोटाला, तो आपने ये नहीं पूछा कि घोटाला किसने किया, उनके नाम हमको भी बताओ। ने पब्लिक में भी नाम आना चाहिए। नहीं, कोई गुप्त विषय तो है नहीं कि सीक्रेट मिशन है आईवी और रॉ का कि नाम नहीं बताएंगे। भाई घोटाला हुआ, घोटालेबाज के नाम बता दो। सुशील जी जी सर, आपको बता दें कि जो इस घोटाले के सूत्रधार थे डीजी विजय किरण आनंद जी थे। जब उनका अरे हम करें आनंद हो परमानंद हो कोई हो, उनके नाम सरकार अपनी मोहर लगा के क्यों नहीं जारी कर रही है कि ये परमानंद है या परमानंद है, ये छोटे आनंद है, ये बड़े आनंद है? क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रही है? आपकी लिस्ट ना जारी करे, घोटालेबाजों की तो जारी करो पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी बात हुई कुछ शासन प्रशासन में, कब तक लिस्ट जारी? आपकी लिस्ट नहीं, घोटालेबाजों की लिस्ट कब तक आएगी? सर मेरी लिस्ट के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे, उनको तो बचा ही रहे हैं। उनको अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करना होता तो इससे पहले मैं 640 दिन जी तक शांतिपूर्वक इको गार्डन में था रहा, सभी निवेदन भी करता रहा कि सर इस भर्ती में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। जब कोई संबंधित जो डीजी थे उनसे विजय किरण आनंद जी से जब मिला, तो जो मैंने उसको अपनी बात बताई, तो वो मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हैं कि कम्युटेशन और परमुटेशन का सवाल जानते हो, क्रमचय संचय कभी पढ़े हो? हमने कहा सर वो तो अलग का विषय है, आप हमको ये बताइए कि मूल चयन सूची अभी तक क्यों नहीं जारी की गई? तो वो कहते हैं ये प्राइवेसी का मामला है, इसको हम जारी नहीं कर सकते हैं। सर ये आप खुद ये बता दीजिए कि आप नियुक्ति दे रहे हो, किसी को रोजगार दे रहे हो, और जब नियुक्ति बांट रहे हो तो ढिंढोरा पीट रहे हो, तो उसका सारी चीजें डिस्क्लोज करने में क्या परेशानी आ रही, क्या दिक्कत आ रही है? हम लोगों को रोडली बोल करके, हमारी आवाज को दबा करके हम लोगों से कहते हैं आप लोग बायस्ड हो, आप लोगों का चयन नहीं हुआ है, आप जाइए दूसरी भर्ती की परीक्षा की तैयारी करिए। जबकि यही सरकार के लोग जो है स्टेट को सेवरल काउंटर एफिडेविट और सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट दे करके 5 जनवरी 2022 को अपनी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने प्रॉपरली रिजर्वेशन एक्ट का पालन नहीं किया, लिहाजा हम 6800 की लिस्ट दे रहे हैं। पहले दिन से मेरा आरोप है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों का स्कीम है। अगर सर ये हम 19,000 कह रहे हैं, आप 6800 मान रहे हो, तो पूरी लिस्ट आपको देने में क्या
दे दीजिए, हमारे मुंह पे तमाचा मार दीजिएगा कि आपके आरोप बेबुनियाद है, गलत है। लेकिन ये लिस्ट आज तक नहीं दिए, 2020 से लेकर के 2024 4 वक्त बीत गए, क्यों नहीं दी जा रही है? ठीक है सुशील, मैं शिवेंद्र के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, 19,000 हो, 6,800 हो या 1 हो, मेरे लिए एक भी उतराई महत्वपूर्ण। अगर एक भी गलती हुई है तो पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है। इसका मतलब नहीं कि 6800 है कि 19,000 है या 10 है। 10 भी गलत कैसे हो जाए, क्यों हो जाए? बिल्कुल, परीक्षा की शुचिता का प्रश्न है। 1 पाप और 100 पाप बराबर है। 1 रुपया की चोरी करो और चाहे 1 करोड़ की करो, धारा वही लगती है। ऐसा तो नहीं कि 1 रुपया की चोरी पर पकड़े गए तो धारा कम लगेगी, बोले नहीं इसमें 54 भर की धारा लगा दो, छोटा केस है, ऐसा तो है नहीं। खैर शिवेंद्र जी, आपकी शासन प्रशासन भाजपा में सरकार में कहीं कोई बातचीत आप लोगों की हुई? कोई संकेत मिल रहा है कि ये तो सब कह रहे कि भाई हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये सरकार का काम है, ये किसी पार्टी का काम नहीं कि चलो तुमको अल्पसंख्यक में नहीं रख पा रहे, पिछड़ा वर्ग में रख देंगे, पिछड़ा वर्ग में नहीं लिख पा रहे, महिला मोर्चा में रख देंगे, महिला मोर्चा में नहीं रख पा रहे, युवा मोर्चा में रख देंगे। ये तो सरकार का मामला है। कागज फाइल मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप ये बात जान रहे हैं कि मान लीजिए आप अलल टप कोई भी फार्मूला ले आएंगे, वो फार्मूला चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। तब ऐसा तो नहीं कि मन मानी बोले एक चाय लाओ यार, आज फार्मूला आ गया दिमाग में, बोले भर्ती कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आप ऐसा करोगे कुछ ही घंटों के बाद कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। मुझसे शिक्षा मित्र के लोग भी कह रहे थे कि सर जी जब इनका समायोजन की बात चल रही है, जो चयनित हैं, तो बोले हम लोगों के भी समायोजन की बात उठा दीजिए इसी समय। शिवेंद्र जी, सर हम आज धरने पर हमें आने पर मजबूर सिर्फ इसी वजह से होना पड़ा कि सरकार ये कह रही है कि हम किसी का हित नहीं होने देंगे। तो हम वो गुप्त रहस्य जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कौन सा माध्यम होगा जिसके माध्यम से सरकार किसी का हित नहीं होने देगी। सर हमारी मुलाकात जिनसे भी हो रही है, कल हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी हुई थी। हम चयनितों ने अपना पीड़ा उन्हें भी बताई और उनसे स्पष्ट सर वो भी स्पष्ट कार्य योजना बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा विभाग के अधिकारियों से हम वार्ता करेंगे और उसके बाद आपको जवाब देंगे। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभिषेक जी ने कहा है कि जो है चयनितों को ये नुकसान होगा। सर विपक्ष एक तरफा बात कर रहा है। सर चयनितों की बात सिर्फ आपके माध्यम से उठी है। विपक्ष हम चयनितों की भी बात करें ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी बात ना करे, हमारी भी बात करे। ऋचा मैम ने कहा है कि दलितों पिछड़ों की सरकार है, बाकी वर्गों की सरकार नहीं है मैम। और दूसरी चीज सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज कहूंगा, जो नारा लग रहा था कि योगी जी ने माना है जो है ये घोटाला है, योगी जी ने कहीं नहीं माना है। सर अगर माना है तो वो अपने ट्विटर से लिख करके दे दे। दूसरा जो ये लोग कह रहे हैं सर, हमारी कोई नहीं, सुशील भाई को नौकरी मिले कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? लोन लिया है, नौकरी छोड़ करके आए हैं, तमाम सारे साथी विभिन्न विभागों से आए हैं, ओवर एज हो गए हैं सर, सबकी छोड़ दीजिए, जो ओवर एज हो गया है वो क्या करेगा? और सर सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड शिक्षा मंत्री जी ने कहा था ये आंकड़ा है, सामान्य सिर्फ 20,000 है, ओबीसी 31,000 है, एससी इतना है, ओवरलैपिंग भी हुई है, सब कुछ सरकार ने माना था। तो आज ये लोग कैसे मान सकते हैं कि ये घोटाला है? तो 100 और सीधी सर एक बात है कि हमने चयन सूची नहीं बनाई है, जिन लोगों ने बनाई है और आज तक कहते रहे हैं कि सही है, वो आकर के डिफेंड करें। अगर गलत है तो निकल करके स्पष्ट बताएं। फिर सर ये बात कैसे वहां पर ठहरी रहेगी कि हम जो है दोनों वर्गों का हित नहीं होने देंगे? अगर नहीं होने देंगे तो स्पष्ट कार्य योजना जारी करें कि इस माध्यम से नहीं होगा। सर आप जानते हैं, आपने अभी अभी कहा कि अगर कोई उल्टा सीधा फार्मूला या कोई ऐसा फार्मूला निकालने का प्रयास हुआ तो तमाम सारे वर्ग बैठे हैं उसको लेकर के चैलेंज कर देंगे। सर हमको मुकदमों के फेर में नहीं उलझना है। आप जानते हैं घर बिक जाता है सर मुकदमा लड़ने में, कहां से पैसा लेकर के आएंगे, कहां से लड़ेंगे? और सरकार हमारे साथ खड़ी होने को तैयार नहीं, जबकि चयन सूची सरकार की है, हमारी नहीं है। तो या तो सरकार चयन सूची बचाने के लिए खड़ी हो या फिर स्पष्ट करे किस माध्यम से नौकरी बचाएगी। शिवेंद्र जी ने कहा कि सरकार ने कहीं नहीं माना, योगी जी ने कहीं नहीं माना। वो व्यवहारिक बात हो सकती है कि ट्वीट का अपने हैंडल से करो, ये सब बच्चों का की बातें हैं। कानून में ट्वीट हैंडल फैंडल का कोई रोल थोड़ी ना है। कानून में ट्वीट क्या होता है? भाई हमारे पास हम फ्री हैं तो दिन भर ट्वीट खेल रहे, नहीं फ्री है तो नहीं देखेंगे, वो कोई इशू नहीं। सरकार ने माना कि भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ आरक्षण में। ये इसलिए कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती तो सरकार
इसके अपील में जाती। अब जिस दिन सरकार ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि हम अपील में नहीं जा रहे, हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत अनुपालन कराएंगे, बच्चा उसी का मतलब हो गया कि हम मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, इसमें घोटाला हो गया। ये बात आपको समझ नहीं आई? एक रुक जाओ, और जो बात शिवेंद्र बाबू रुक जाओ, मैं आप लोगों के भले की बात कह रहा हूं, ठीक जी सर। और जो बात संदीप की आप कह रहे हो कि विधानसभा में मंत्री जी ने कहा, मंत्री राजनीतिक व्यक्ति होता है, पूरी पार्टी यू टर्न ले जाती है, यहां मंत्री का रोना रो रहे हो तुम। तब पार्टी दूसरी, तब सरकार दूसरा मान रही थी कि घोटाला नहीं हुआ, तो उन्होंने ये बयान दे दिया। अब सरकार मान रही घोटाला हुआ, दूसरा बयान दे देंगे। संदीप को कौन सी समस्या है? वह वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना है, उन्हें कौन सी समस्या? उन्हें तो कागज जो मिल जाएगा वो वही पढ़ देंगे। नहीं, वो तो गिने नहीं 31,000, जो बाबू पकड़ा देंगे वो पढ़ देंगे कि भाई लाओ अब ये फार्मूला, तो इसी बोल देंगे। इस बात को समझ लीजिए। ये नारा जो लग रहा है, ये नारा ठीक है। सरकार ने माना है कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ आरक्षण में भेदभाव हुआ, गड़बड़ियां हुई। 19,000 हैं, 6,800 हैं या 10 है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने माना है। ऋचा जी, मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और इस उलझन का समाधान नारा नहीं हो सकता कोई, क्या कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सद्भाव, ये नहीं हो सकता। उनको हक मिलेगा तो कैसे मिलेगा? सुशील कश्यप को और शिवेंद्र को इस बात की गारंटी कैसे, इस बात का भरोसा कैसे हो सर्वोच्च स्तर से कि आपकी नौकरी पर आंच नहीं आएगी? ये दो बड़े प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश के सामने इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऋचा जी, पहले तो मैं शिवेंद्र जी से कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे पिछड़े और जो दलित की सरकार बोला है, मैंने अपने सपा के प्रवक्ता भाई को जवाब दिया, जिन्होंने ये बोला है कि भाजपा हमेशा पिछड़े लोगों के हक को मारती है। तो उसमें ये कतई भी ये नहीं है कि आपको ये लगे कि किसी भी सामान्य जाति के संग भेदभाव होगा। दूसरी बात ये है कि मैं भी मेरा भी प्रोफेशन डॉक्टरी है। अगर मैंने 2011 बैच में किसी भी एंट्रेंस को निकाला है, यदि उसकी 30 सीटों में 10 सीटों में कोई धांधली हुई है, मैं प्रभावित इसलिए नहीं होंगी क्योंकि मैंने उसको निकाला है। शिवेंद्र जी, अगर आपने अपने मेरिट लिस्ट से आप आए, आप चयनित हुए, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि धांधली हुई है या सुप्रीम कोर्ट भी जो भी फैसला लेता है, मुझे लगता है उसके हिसाब से जो हमारे ओबीसी वर्ग, जो जिनको लग रहा है कि ओबीसी वर्ग के संग एक ऐसा भेदभाव हुआ है या फिर उनके हक को मारा गया है, और सामान्य वर्ग अगर उसको लग रहा है कि उसने चयन हुआ है और वो मेरिट लिस्ट में आएगा, तो उसके संग भी समान रूप से रखा जाएगा। आप अभी से क्यों फैसला ले रहे हो कि नहीं आपको हटाया जाएगा या आपकी नौकरी पे खतरा आएगा? ये तो कतई भी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी समय अभी फैसला आने में, देखिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अपनी तरीके से नहीं चला सकते। यदि वो 3 महीने का समय दे रहा है तो उनके अनुरूप वो 3 महीने ही जरूरी है। अगर वो ये कहते हैं कि 3 दिन में दो, तो ये हमारी भी सरकार की मजबूरी कि वो 3 दिन में भी उस फैसले को देगी या उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। तो आप ये मत सोचिए, ठीक है, आज का समय ऐसा है कि यदि परिस्थितियां विपरीत है, तो जैसा भी अमिताभ जी कह रहे हैं, और अमिताभ जी मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि देखिए इसीलिए मीडिया को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बहुत ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको सरकार नहीं सॉल्व कर पाई, उसे मीडिया ने सॉल्व करके दिखाया है। जो भी नौकरशाही का काम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है यदि इस आवाज को इस तरीके से उठाया जाएगा तो सच में मैं भी उन लोगों को जान रही हूँ, आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं कि इसका कौन जिम्मेदार रहता है और इसका भुगतान किसको करना पड़ता है, और इनडायरेक्टली हम लोग भी उसका भुगतान करते हैं। हम भी अपने समाज से इतर होके नहीं है, हम राजनीतिक आदमी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी अधिकारी से काम नहीं पड़ता या फिर मैं किसी पुलिस वाले से मेरी रोज की ऐसी कोई झड़प नहीं होती होगी कभी। तो इसके तमाम उदाहरण आपके पास है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस तरीके से मुखर आवाज अगर रखते रहेंगे तो हमें इसका भी कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। जी, अभिषेक जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और को, एक धारणा ये भी सही नहीं है। कोर्ट जब कोई लिमिट देता है ना, तो वो अपर लिमिट देता है। क्या वो ये रोक नहीं लगाता कि आप इसको 2 घंटे में नहीं कर। जैसे एक उदाहरण दूं, हमारे सब नौजवान साथी बैठे हैं, सबके काम की चीज है। एक उदाहरण देता हूं, काशी में विश्वेश्वर महादेव के परिसर में एक हिस्सा खोलने का ऑर्डर दिया कोर्ट ने, ठीक। मुलायम सिंह जी के समय में बंद कर दिया गया था वहां पूजा, 32 साल बंद रही पूजा।
और मजे की बात यह उसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं। अधिकारियों ने कोर्ट में आकर कहा कि फोन आया था लखनऊ से, बोले लिखत पढ़त बोले ना। खैर, कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के भीतर वहां साफ सफाई करा के पूजा की व्यवस्था करा दे। समझिएगा सब लोग, 7 दिन के भीतर, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। मसला मेरे दिनों सही है कि गलत है उससे भी नहीं, ऑपरेटिव पार्ट में बता रहा हूं। सरकार ने 7 घंटे में पूजा करा दी। क्या आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सब उतर गए सड़क पर। कोई कलश भर के ला रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई कालीन बिछा रहा, कोई प्रसाद ला रहा, कोई माला ला रहा, हर हर महादेव हो गया 2:30 बजते बजते रात में। ये मैं सिर्फ बताने के लिए ये दृष्टांत लाया। राजीव गांधी की सरकार थी, अदालत ने, फैजाबाद की अदालत ने फैसला दिया। ऋचा जी सुन लीजिए, काम आएंगे ये आपके आगे कभी और दूसरे चैनलों बहस में, आपके भी अभिषेक के भी। फैसला दिया कि भाई ताला खोल देना चाहिए, प्रशासन इस दिशा में कदम उठाए। क्या ये नहीं कहा अभी तुरंत ही निकल जाए प्रशासन? प्रशासन पहले से चाबी लेके बैठा था, सब तैयार किए, कैमरा वैमरा फिक्स किए। क्या 40 मिनट में ताला खुल गया और दूरदर्शन पर लाइव चल गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या और हो सकता तो 4 महीने तक भी प्रशासन कह सकता था कि चाबी बनवा रहे हैं, वो जंग खा गया ताला, चाबी नहीं मिल रही। क्या इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया, इन सब बातों मत पढ़ो। होना तो 1 मिनट में हो सकता है, ऐसी कौन सी मुश्किल है? कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि 3 महीने से 1 घंटा पहले भी किया तो फांसी दे देंगे, नहीं ना। ये तो सरकार को सोचना चाहिए राजनीतिक तौर पर क्या उचित है। अभिषेक वाजपेयी, क्या लगता है इस प्रसंग का समाधान? देखिए, समाधान तो क्योंकि सरकार को ही देना है, और समाधान यही हो सकता है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके हितों की भी रक्षा हो, उसके बाद जो बची हुई वैकेंसियां हैं जो बाकी लोगों में दी जाए, ताकि दोनों पक्षों की सुनवाई हो सके। और लेकिन जहां पे बात जब ऋचा जी की होती है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा, हाई कोर्ट के लिए कहा, तो क्योंकि मेरी बात को आपने खुद ही कह दिया, कोई भी टाइम जब दिया जाता है तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इस लिमिट में ही आप कीजिए, उससे पहले भी आप कर सकते। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है तो वैसे वैसे समय बीतने के साथ साथ पेचीदे किस्से हो जाते हैं कि कुछ लोग जो नहीं चाहते कि उनको नौकरी मिले, कुछ लोग नहीं चाहते कि चीजें आगे बढ़े, तो वो कहीं ना कहीं खिचड़ी के तौर पे काम होने लगता है। अभी आप जैसे जैसे समय बीतेगा अमिताभ जी, आप देखेंगे इसमें और नए एंगल आएंगे, खोज करके निकलेगी सरकार, देखेगी कि कैसे और समय व्यतीत हो जाए ताकि चुनाव का टाइम पीरियड आ जाए। क्योंकि 2019 से लेकर के अभी तक का आप देख रहे हैं कि कितने साल गुजर गए हैं और उसमें अभी तक समाधान नहीं निकला। समाधान तो सिर्फ ये निकला कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं आज वो अपने हितों की रक्षा के लिए वो ये सोच रहे हैं कि अगर, जैसे कि अभी मेरे भाई ने कहा, क्योंकि मेरा वो तर्क नहीं था, क्योंकि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए सभी वर्ग के लोग गए थे, तो आप थे कि नहीं थे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दोनों वर्ग के लोग गए थे मिलने के लिए और अपनी बातों को रखा भी था, उन्होंने उस बातों को कहा भी था। माननीय जी ने इस बात को कहा था कि हम इसको सदन में उठाएंगे भी और आगे इस बात को लेकर के चलेंगे। तो शिवेंद्र जी आपकी बात की भी चीज है, सुनील जी आपके बात की भी चीज है, हम आप दोनों की, मैं अभी आदरणीय अमिताभ जी के सामने भी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, अमिताभ जी खुद बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि उनकी बात को हर एक व्यक्ति सुनता भी है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अमिताभ जी के साथ जब बैठता हूँ कुछ नया सीखने को मिलता है और नई चीजें, जानकारी को उपलब्ध होने के साथ साथ आपके हित में कैसे काम किया जाए इस बात को भी जानकारी देते हैं वो। तो इन चीजों में मैंने अपनी बात को, ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है अभिषेक भाई, मैं सुशील, समय कम है, मैं सुशील कश्यप और शिवेंद्र प्रताप के से थोड़ा विपरीत सवाल पूछूंगा। सुशील कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर खतरा ना आए इसके लिए क्या किया जाए? और मैं शिवेंद्र से ये पूछूंगा कि जो पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ अन्याय हुआ, आरक्षण में जो गड़बड़ी विसंगतियां हुई, उनको लाभ कैसे मिले, ये शिवेंद्र से पूछूंगा। आपसे पूछ रहा हूं कि शिवेंद्र की नौकरी भी ना जाए, क्या हो सकता है इसके लिए? क्योंकि दोनों एक ही घर के बच्चे हैं, दोनों इसी प्रदेश के संतान हैं। जी 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 सर, आपको बता दें कि 16 मई 2020 को जो पहली काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट करा रही थी, तो कोर्ट उनको रोक रही थी कि आप नियुक्ति मत करिए। इस मामले को लेकर के ये मुकदमा आ गया।
जी क्योंकि प्राथमिक में शिक्षकों की बहुत कमी है। अगर आप अनुमति नहीं देते हैं तो बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। तो इस कोर्ट ने कहा कि आप हलफनामा। ठीक है सुशील, आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है कहीं। मैं शिवेंद्र के पास। शिवेंद्र, मुझे आप ये बताइए, मतलब चयनित वर्ग या अनारक्षित वर्ग ये बताए कि आरक्षित वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, जो डबल बेंच का फैसला कहता है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने माना है, ओन किया है, इनको न्याय कैसे मिल सकता है, आपसे ये जानूंगा। सर, आज भी जब हम लोग धरना स्थल पर थे तो हम लोगों ने लगातार ये कहा कि सरकार बस ये स्पष्ट कर दे कि हम चयनित जिस यथास्थिति में हैं हमको रहने दिया जाए, और हमारे जो साथी जिनके साथ बात हो रही है अन्याय हुआ है उनके लिए सर 2 समाधान है। पहला समाधान ये है कि सरकार सुपर न्यूमेरिक पोस्ट, जो विजय भाई कह रहे थे पिछली डिबेट में, सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट कर दे, जो इनके जब इनकी नौकरी समाप्त होगी उसी के साथ वो पद भी समाप्त हो जाते हैं, उस पद पर इनकी जो है नियुक्ति कर दे। अन्यथा की स्थिति में सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन ले ले, आर्टिकल 142 के तहत इनको उस माध्यम से जो है नियुक्ति दे दे। हम नियुक्ति के खिलाफ नहीं है सर, हमने 4 वर्षों में सरकार द्वारा ही नौकरी दी गई है, तो हम बस इस बात से चिंतित है कि हमारी नौकरी पर खतरा ना है। हम ये कहीं भी नहीं कह रहे हैं, हम लोग चयनित लोग, कि किसी को नौकरी ना दे दी जाए। सर, किसी को नौकरी मिलेगी, किसी के घर में नौकरी आएगी तो ये भी हमारे ही सहकर्मी बनेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है मेरे जहन में, क्या आप लोगों की नौकरी में ये लिखा था कि ये नौकरी, नियुक्ति पत्र में ये नौकरी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, ऐसा कुछ लिखा था? सर, जब हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था, वो दूसरा केस था, रामशरण मौर्य जी का था, वो कट ऑफ अंक का विवाद था, वो इस जो है केस के अधीन नहीं था सर, और उस केस को हम लोग जीते थे, हमारे पक्ष में निर्णय आया था, तब हमारी नियुक्ति हुई, और जैसे ही हम जीते वहीं से वो नियुक्ति पत्र स्वतंत्र हो गया, वो अपराधीन नहीं है। हाँ, ठीक बात है। ये वैसे ही है कि जैसे गाड़ी पर जब तक लोन चलता है तब तक मोहर लगी रहती रजिस्ट्री उस पर, आरसी पर, जब लोन चुक जाता तब आरसी स्वतंत्र होती। ये वैसी बात, इसलिए मैंने पूछा था। ऋचा राजपूत, आखिरी प्रश्न आपसे, ये प्रदेश और इसकी संतानें कब तक उम्मीद करें कि ये जो सड़क के इस पार एक वर्ग धरने पर, सड़क के उस पार दूसरा वर्ग धरने पर, और टीवी पर आदमी अच्छी बात कह भी दे, लेकिन दोनों के हित आपस में टकरा रहे हैं, तो कटुता न बढ़े, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। ठीक, सड़क पर कटुता है, प्रदेश में कटुता है, हम कब तक उम्मीद करें कि इस कटुता का समाधान हो जाए, और एक ऐसा समाधान जो हमारे दोनों संतानों को स्वीकार्य हो, दोनों को हितों का संरक्षण करे, मिल सकता है, कब तक? अमिताभ जी, ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है सच में बहुत संवेदनशील मतलब विषय है। इसमें कोई भी चीज की देरी करना, 3 महीने का एक समय सीमा हो सकती है, लेकिन जो भी कार्यशैली हमारी सरकार की रही, इतना गंभीर मुद्दा जिसमें मैंने दोनों भाइयों को सुना, और मैं दोनों लोगों को ही, जैसे अभी अभिषेक जी ने बोला कि अखिलेश जी दोनों ही पक्ष से मिले, तो क्या मुझे अभिषेक जी ये बता पाएंगे कि वो ट्वीट तो कर देते हैं अखिलेश जी कि चलो ठीक है, मैं इस पक्ष से भी मिला, उस पक्ष से मिला, जब मैं यहाँ पर बैठ के दोनों पक्षों की बातों को ये नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे शिवेंद्र जी ने बोला कि हमने 4 साल नौकरी करी, तो यदि उनकी नौकरी सही थी और सुगम तरीके से थी तो फिर इन पे खतरा नहीं आएगा, और दूसरी तरफ मेरे भाई ये कह रहे हैं कि नहीं, धांधली हुई और हमने 4 साल, भाई 4 साल वेतन का समय उनका भी तो गया। तो दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जिन दोनों ने ही एक कार्यकाल को झेला है। इनके पक्ष में आएगा तो दूसरा पक्ष झेलेगा, दूसरे पक्ष के में आएगा तो दूसरा पक्ष झेलेगा, और दोनों ही पक्ष हमारे भाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की आग में अपने हाथ सेकने का समय ये नहीं है। अभिषेक जी, मेरी बात सुन लीजिए, दूसरे की आग में हाथ सेकने का समय नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी, और मेरा भी सरकार में, मैं इस सरकार की तरफ से ये चीज कह रही हूँ, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस पक्ष में एकदम पारदर्शिता के साथ जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, आज समय कम है। मुझे दिख रहा है कि मसला सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में है, जाएगा नहीं, रास्ते में है, चल चुका है। अब उसके पीछे हाथ किसका होगा, चेहरा किसका होगा, दस्तखत किसके होंगे, ये राम जाने, लेकिन मसला चला गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसका मसला होगा वो तो आप भी जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने का अर्थ है विवाद अभी चलेगा,
धरने अभी और लंबे चलेंगे। इसका एक ही समाधान था, सरकार दोनों पक्षों को बैठा लेती और सरकार अपने स्तर पर समाधान कर देती। तो ना सुशील को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता और ना शिवेंद्र को जाना पड़ता। मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के शिक्षा से जुड़े मुकदमे लड़ते नौजवानों को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से। शायद नेताओं ने उतना नजदीक से नहीं देखा होगा, है? नेताओं के यहाँ तो फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है मिलवाने के, मिलने की। इतने इतने कागज लेकर आए बच्चे मेरे पास। ऋचा जी, घर बिक गया, खेत बिक गया, मेड़ बिक गया, अम्मा के बछुआ बिक गया, खड़ुआ बिक गया, पायल बिक गई, मुकदमे में फीस देते देते। चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे ये भर्ती हो, चाहे वो भर्ती हो, बर्बाद हो गए परिवार, तबाह हो गए। मैं यहां उन अधिवक्ताओं के नाम नहीं लेना चाहता, वो ठीक भी नहीं, लेकिन मुझे बच्चे बताते थे, मैं कहता इनकी फीस कितनी है? 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एक एक पेशी की। आप समझ रहे हैं कहां से आता पैसा? पार्टियां लड़ती हैं मुकदमा, उनके पास तो अक्षय पात्र है कुबेर का खजाना, नेताओं को समस्या नहीं है। लेकिन शिवेंद्र और सुशील का घर मकान बिक जाएगा। ये कहना बहुत सरल है कि ठीक है, लेट द कोर्ट विल डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट, ओके। क्या सुप्रीम कोर्ट में इनका मुफ्त में तो मुकदमा कोई लड़ेगा नहीं। सुशील जी, शिवेंद्र जी को मुफ्त में लड़ने वाला है देश में? फिर चंदा करो, फिर पेट काटो, एक रोटी कम खाओ, क्योंकि फला साहब को 5 लाख देना, फला साहब एपियर होंगे तो वो करे पहले 8 लाख जमा कराओ, पर्ची कटवाओ, तब एपियर होंगे। ये भी दर्द है, ये दर्द और कोई नहीं उठाएगा और गूगल पर भी नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी बात करना सरल है। बेरोजगार कोर्ट में धक्के खाएं तो समझ लीजिए डबल नुकसान। कुछ कमा तो रहे नहीं और जो घर में है जमा पूंजी वो भी चली गई कोर्ट में। उसके बाद क्या करेंगे? सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडिंग काउंसिल है, उनकी पेमेंट जा ही रही है, खड़े रहेंगे, देखेंगे। लेकिन सुशील कश्यप को तो अपनी जेब से वकील साहब करना होंगे और शिवेंद्र को भी। ये छोटा खर्चा नहीं है भाई साहब। आज मैं बंगाल राज्य के वकीलों का पैनल देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक वाजपेयी, वो आपके गठबंधन की नेता हैं, ममता जी, क्या उनके सबका एक दिन की पेशी का अगर जोड़ दें ना तो कई सीआर में एक दिन की पेशी है उस पूरे पैनल की, कई सीआर में। क्या राज्य को फर्क नहीं पड़ता? लेकिन सुशील तो नहीं लड़ते, इतने वकील खड़े कर सकते, ना शिवेंद्र कर सकते। ये भी ध्यान रखिए, कपिल सिब्बल को अगर ये हायर करेंगे तो भैया फिर जैसा कुआं तैसा मटका। क्या कपिल सिब्बल के सम्मान के लायक इनको फीस भी तो जुटानी होगी। एक उदाहरण नाम दिया मैंने, उदाहरण, वो ना भाजपा देगी इनको ना सपा देगी। ऋचा जी, घर बिक जाते हैं घर। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अभी समय है, यही समय है, सही समय है। इसका निर्णय हो जाना चाहिए। ये विषय अदालत में जाएगा तो नौजवान के सपनों के साथ उसके सपनों पर तुषारपात होगा। इनके भी आंख से आंसू टपकेगा, उनके भी आंख से आंसू टपकेगा। जो कैविएट लगा के आए हैं उनको भी घर बेचना पड़ेगा और जो मुकदमा लड़ेंगे उनको भी घर बेचना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। 4 साल संघर्ष करने में बीत गए, जो प्रोटेक्टिव समय था जीवन का। सड़क पर घूम रहे हैं, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। किसी भी राष्ट्र की तरुणाई धरना प्रदर्शन के लिए बनी है क्या? किसी मुद्दे पर एक दिन का धरना प्रदर्शन हो जाए समझ में आता है। सालों से धरने प्रदर्शन हो रहा है।
ये राष्ट्र के लिए अफसोस का विषय है, शर्म का विषय है। सत्ता को चाहिए कि दोनों पक्षों को बैठाए और संतुलन और समाधान का बीच का रास्ता निकाले। इनके साथ हकमारी ना हो, और जो नौकरी कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो अनारक्षित वर्ग के हैं, इसलिए भी नहीं कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए ना, मैं इन सिद्धांतों को नहीं मानता, इसलिए इनकी नौकरी नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आरक्षण के घपले घोटाले में शिवेंद्र का कोई दोष नहीं। जिन्होंने किया उनको फांसी चढ़ाइए, इनकी नौकरी कैसे दांव पर लग सकती है? जिन्होंने घपला घोटाला किया उनको फांसी चढ़ाइए। लेकिन शिवेंद्र से मेरा मतलब चयनित में से किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी पर खुद तो हस्ताक्षर नहीं किए ना अपॉइंटमेंट लेटर पर। नियम आपने बनाए, व्यवस्थाएं आपने बनाई, अब आपकी बनाई व्यवस्थाएं कोर्ट में नहीं टिकी तो नौकरी इनकी जाए? ये अत्याचार होगा, ये अनाचार होगा, और अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में फिर एक आक्रोश की लहर पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं आरक्षित वर्ग का अधिकार सुरक्षित रहे, और अनारक्षित वर्ग जिसने आपके नियमों और व्यवस्थाओं के तहत नौकरी पाई है, उसकी नौकरी की अब हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मतलब सरकार की। धन्यवाद।